देन आपका कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल असेंबली। अब एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, ये बोलता है, ये आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं कि 5 और मोर पर्सन होने चाहिए। डिजाइंड एज अनलॉफुल असेंबली इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, अब देखो कॉमन ऑब्जेक्ट द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली इज, अभी जो यहाँ पे 5 एक्ट दिया हुआ है, इन एक्ट के लिए अगर कोई असेंबली होती है और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट लार्जर एक गोल होता है किसी पर्सन का, ग्रुप ऑफ द पर्सन का, कितने पर्सन होते हैं, 5 और मोर पर्सन, टू ओवर बाय क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, द सेंट्रल और एनी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, टू resist the execution of any law of any legal process, to commit any mischief or criminal trespass or other offenses। ठीक है, और by means of criminal force to show the criminal force to any person to take or obtain possession, ये लिस्ट आपने देख लेना। और बीइंग अ मेंबर ऑफ, अब अनलॉफुल असेंबली के मेंबर कैसे बनते हो, वो कहां पे दिया, सेक्शन 142, whoever being aware of the fact which render any assembly an unlawful assembly intentionally join। मान लो ए को पता है, अवेयर है कि जो असेंबली एक्स बाय जेड ए बी सी, जो ये पर्सन ये असेंबल हुए हैं, ए डी कर लेते हैं, डी बी सी, ए को नॉलेज है, अवेयर है कि जो ये असेंबली है किस पर्पज के लिए, अनलॉफुल असेंबली है, कोई क्रिमिनल फोर्स वगैरह यूज करने जा रहे हैं, और ये इंटेंशनली ज्वाइन करते हैं, तो ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट असेंबली, और कंटिन्यू इन इट दैट टू बी द मेंबर। और मान लो सपोज फॉर एग्जांपल हम क्लास में सब बैठे हैं कि हमने एक प्लान बनाया कि चलो एक्स का मर्डर करते हैं, 8-10 हम बैठे हैं कि एक्स का मर्डर करते हैं, और वहां से एक बाहर से एक स्टूडेंट आता है और वो भी बैठता है, और उसको पता लग जाता है किस चीज का, कि हमने कहीं मर्डर करने जाना है अब, और वो उसको, अब देखो वो कंटिन्यू ज्वाइन कर रहा है, उसको पता है ये चीज कि हम क्या लॉफुल असेंबली करने जा रहे हैं, तो वो कंटिन्यू, उसको कंटिन्यू रहता है हमारे साथ, वो भी लाइबल होगा, दैट पर्सन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। सेकंड, जो अगर अनलॉफुल असेंबली है, अगर अब कोई ऑफेंस नहीं हुआ है वहां पे, whoever is a member of unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description but term which may extend to 6 months। तो यहाँ पे पनिशमेंट जरूर याद कर लेना, विद फाइन और विद बोथ, कई बार पनिशमेंट पूछते हैं, पनिशमेंट में ध्यान रखना, और विद बोथ ऑप्शन में दिया होता है विद फाइन और विद बोथ, तो ये भी ध्यान रखना। तो अगर सिर्फ हम लॉफुल असेंबली का मेंबर जो पर्सन बन जाता है, वो लाइबल होगा 143 में। देन 144 आपका ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म विद डेडली वेपन, अगर आर्म वगैरह डेडली, एक होता है ना सिंपल विदाउट आर्म रख सकता है, वो 141। तो अगर 144 में जो आर्म वेपन के साथ अगर अनलॉफुल असेंबली है, तो वो 144 में फॉल होगा। देन नेक्स्ट इज रॉइटिंग। रॉइटिंग आपका whoever force or violence is used by the unlawful assembly by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting। तो मान लो ए बी सी डी ई, इन्होंने अनलॉफुल असेंबली है और इन्हें स्लाइटेस्ट फोर्स भी यूज करते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा अनलॉफुल असेंबली असेंबल होती है और वो रोड में चल रहे होते हैं, रास्ते में गाड़ी होती है, वो शीशे को तोड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, रॉइटिंग हो जाती है, रॉइट्स हो जाता है, तो पनिशमेंट क्या मिलेगा आपको 147 में, तो उसमें पनिशमेंट आपका 2 years है विद फाइन और विद बोथ। और अगर ये भी विद डेडली वेपन के साथ है तो 148 में जाएगा आपका केस। ठीक है, देन नाउ द सेक्शन 140 जो कॉमन ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात करता है, लाइक आपका 34 एंड 114। 134 में भी कॉमन जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है, 114 में भी मैंने अबैटमेंट में करवाया आपको। Every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object। मान लो इनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है, उस कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए ये कुछ एक्ट करते हैं, इवन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, एनी मेंबर, कोई भी मेंबर करता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, every person who at the time of committing of that offense is a member of same assembly be guilty of that offense। उस offense के लिए liability, constructive liability की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर है। अब इनका क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, ये प्रोसीड करते हैं स्पॉट पे, एफ ने मतलब ये मर्डर, इन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, एक्स का मर्डर करने का। अब एफ मर्डर किसने किया, एफ ने किया, ए बी सी डी ने नहीं किया, बट दे आल्सो लाइबल फॉर दैट मर्डर।
वो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिव ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149। क्या लिखा? एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि वो सारे सारे अपना एक्ट करे, सबको मर्डर करना, नो। अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है, कोई एक पर्सन भी उस कॉमन ऑब्जेक्ट को फुल किया, मेयर मेंबर्स इज सफिशिएंट हियर। तो 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए कॉमन इंटेंशन में, वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ ग्रेटर होता है, लेकिन 149 में मेयर मेंबरशिप इज सफिशिएंट। अगर आप अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हो, कोई भी पर्सन वहां पे जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, जो ऑफेंस करता है जिस पर्पज के लिए आपका कॉमन ऑब्जेक्ट था, तो यू आर लाइबल, मेयर मेंबरशिप इज सफिशिएंट हियर। ठीक है, बाकी के सेक्शन आप देख लेना अपने हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। 153 ए, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेडिंग से ही आपको पता लग जाएगा। और 153 डबल ए, 153 बी, ये आपसे बेरा ट्रेडिंग करना है यहाँ पे। देन 154 155 यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे वो है 159 एफरे और 160, ये आपने देख लेना एक अच्छे से। मैंने जो बीच में सेक्शन बताया 153 ए, 153 डबल ए, ये भी देख लेना। एफरे व्हेन टू और मोर पर्सन, यहाँ पे कितने चाहिए? दो और मोर पर्सन, बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस, क्या होना चाहिए? पब्लिक प्लेस पे फाइट कर रहे हैं, डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, उनकी फाइट से क्या हो रहा है? पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है, दिस आर सेड टू कमिट ऑफेंस। प्राइवेट प्लेस में नहीं, कहाँ पे? पब्लिक प्लेस पे। मान लो बस स्टैंड है, पब्लिक प्लेस है, बस स्टॉप है, पब्लिक प्लेस है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, पब्लिक प्लेस है, ठीक है, वो भी पब्लिक प्लेस है आपका। और आपका मान लो कोर्ट है, पब्लिक प्लेस है, ठीक है, हॉस्पिटल है, पब्लिक प्लेस है, वहां पे अगर दो पर्सन फाइट करते हैं और जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हुए, तो उन्हें क्या किया? अफ्रे कमिट किया। तो पनिशमेंट कितना है ये देखना, जरूर देखना, एमसीक्यूज में आते हैं। whoever commit an affray shall be punished with imprisonment either description for term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees or with both। और पनिशमेंट भी इसकी याद रख लें, जैसे मैंने आपको पनिशमेंट बताया 143 की पनिशमेंट भी और 160 की भी, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट जो सेक्शन है रिपील है। अब यहाँ पे जो आपको 166 पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, ये भी देख लेना आपने। whoever being a public servant knowingly disobey any direction of law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant intending to cause or knowing it to likely that he will be by disobedience cause injury to another person shall be punished simple imprisonment term which may extend to 1 year with final reward। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो लॉ का जो डायरेक्शन है वो डिसओबे करता है, किस पर्पज से? उससे इंटेंशन क्या है? टू कॉज इंजरी टू एनी अदर पर्सन, तो लाइबल होगा 166 में। बट नाउ द नेक्स्ट इज 166 ए एंड 166 आपका बी, ये दोनों यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है आपका। और पब्लिक सर्वेंट डिसओबिंग डायरेक्शन अंडर लॉ, ये 166 ए 166 बी, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, पनिशमेंट भी आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। whoever being a public servant knowingly disobey any direction of the law which prohibit him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigating into an offense or any other matter, अगर वो disobey करता है डायरेक्शन ऑफ लॉ जहाँ पे अटेंडेंस वगैरह रिक्वायर्ड है, तो देन पब्लिक सर्वेंट के ऊपर भी यहाँ पे केस हो सकता है। knowingly disobey to the prejudice of any person any other direction of law regulating the manner in which he shall be conduct such investigation। अब ये इन्वेस्टिगेशन की बात करें, मान लो अगर किसी लॉ में कोई डायरेक्शन दे रखा है कि इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलर मैनर से होनी चाहिए, और वो जो पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेशन मैनर से नहीं कर रहा है कंडक्ट, तो वो लाइबल होगा 166 ए क्लॉज बी में, ठीक है। और ये स्पेसिफिक सेक्शन है आपका, क्लॉज है, फेल टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 154 सीआरपीसी। 154 आपका एफआईआर से रिलेटेड है, ठीक है, एफआईआर है। अगर कोई पर्सन सॉरी पुलिस ऑफिसर जिसको इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑफेंस कैसा होना चाहिए? ऑफेंस होना चाहिए आपका 326 ए एसिड अटैक, 326 बी भी एसिड अटैक है, ग्रीवियस अटैक एक्सेट्रा, 354 modesty of women, 354 B, 370, 370 A, 376 A, B
और बी, सी, डी, डी ए, डी बी, सेक्शन 376E, सेक्शन 509 इफ टीजिंग शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो मतलब मैंडेटरी है यहाँ पे एफआईआर करना, उसकी कोई डिस्कशन, प्रिलिमिनरी पावर भी नहीं है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की पावर भी नहीं है। कौन से ऑफेंस है? जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, जो ऑफेंस यहाँ पे दे रखे, इनके रिगार्डिंग किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसको मैंडेटरी को एफआईआर लॉन्च करना ही होगा। इवन he cannot conduct preliminary investigation to find out whether this information related to cognizable offense or not, but is duty bound to register FIR in a reference to the जो ऑफेंस यहाँ पे इस सेक्शन में दिया। अगर नहीं करता एफआईआर तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसको उसने ऑफेंस कमिट किया, कौन सा? 166A ऑफ आईपीसी। द नेक्स्ट ये अमेंडमेंट हुआ है, आपका अमेंडमेंट कब हुआ है? 2013 में। देखो यहाँ पे दिया होगा 2013, बाकी इसको फर्दर अमेंड किया गया है। पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, बोलता है अगर कोई विक्टिम है, हॉस्पिटल वो एडमिट है, हॉस्पिटल में मतलब विक्टिम है, हॉस्पिटल जाता है, उसको नॉन ट्रीटमेंट, बल्कि किन केसों में? वेवर बीइंग इन चार्ज ऑफ हॉस्पिटल पब्लिक और प्राइवेट, दोनों हॉस्पिटल आएंगे, पब्लिक भी और प्राइवेट, वेदर रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, एनी अदर पर्सन, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, कंट्रावेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 357। अब 357 में बोलता है फ्री आपका विक्टिम का ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो ऑफेंस आपका, कौन से ऑफेंस की बात कर रहा है? सेम यही ऑफेंस है जो वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस है 357 सी ऑफ द सीआरपीसी में, शैल बी पनिश्ड विद, अगर कोई हॉस्पिटल वाला मान लो इन ऑफेंसेस करेगा, एसिड अटैक एक्सेट्रा है 326A, उसमें भी वही ऑफेंसेस है 357 क्लॉज सी में, आपका कौन से ऑफेंसेस है? वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस है। अगर वो लेडी मतलब हॉस्पिटल जाते हैं, उसका इलाज नहीं करता है हॉस्पिटल वाला, उसको डिनाई करता है, तो वो ऑफेंस कहाँ होगा? मेडिकल जो डिपार्टमेंट है कहाँ, उनका ऑफेंस कहाँ होगा? डॉक्टर एक्सेट्रा का 166B में होगा। Then now the public servant framing or incorrect document with intent to heading देख लेना आपने अपने लेवल पे। देन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, पर्सोनेटिंग पब्लिक सर्वेंट, मतलब प्रिटेंड करता है पब्लिक सर्वेंट बनने पे, ये भी देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आपका यस 171A कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक राइट ऑफ डिफाइन। बस आपने इतना देखना है कि इलेक्ट्रोड कहाँ पे डिफाइन है और चैप्टर कौन सा है, कब अमेंड हुआ था, ये आपके बुलेट नोट में भी ऐड कर लेना आपने, शॉर्ट नोट में आपका, ठीक है। देन ब्रेवरी कहाँ पे डिफाइन है? 171B में। प्रीलिम्स के लिए इतना ही है, अगर आप ज्यादा अच्छे से एक बार तो रीड करना ही चाहिए आपको ये, लेकिन आपको इतना प्रीलिम्स में इतना ही आएगा 171B ब्रेवरी कहाँ पे डिफाइन है। देन नेक्स्ट इज 171D, ये पढ़ लेना जरूर, पर्सोनेटिंग इलेक्शन की कौन से सेक्शन में? 171D। Whoever at an election applies for voting paper on vote in the name of any other person, whether living or dead, in the fiction name, मतलब pretend करते हैं, personality को pretend करना, किसी का fiction करना, or who having voted once at such election applied at the same election for the voting paper in his own name, whoever attempt to procure the voting by any person in any such way commit the offense personation। मतलब कोई फिक्शनल नेम, कोई पर्सन चाहे उसकी डेथ होगी है या नहीं है, वो पर्सन उसके नाम से आप वोट डालते हो, तो वो कहाँ पे आपका ऑफेंस है? 171D में। देन नाउ द इसकी पनिशमेंट देख लें, ब्राइबरी की पनिशमेंट आपका यहाँ पे दिया है, एंड 171 में पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सोनेटिंग वाला भी आपको पनिशमेंट यहाँ पे 171F में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इज आपका बाकी देख लेना, बाकी सेक्शन अगर आपने पढ़ने होंगे तो पढ़ लेना, नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड नहीं है। देन नेक्स्ट इज 172 एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस समन और अदर प्रोसीडिंग। मान लो कोई सर्विस और समन नहीं कर रहा है, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, भाग रहा है बार बार, तो वो कहाँ पे ऑफेंस है? 172 में। Whoever abscond in order to avoid being served with a summon, notice or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice or order shall be punished with simple imprisonment for a term which may be extended to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees etc। तो ये देख लेना एक बार, हेडिंग याद रख लेना इसकी प्रीलिम्स पर्पस के लिए। यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 74 नॉन, इसका आईपीसी में ऑफेंस है ये, नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट कोई ऑर्डर करता है और आप उसका डिसओबीडियंट करता है कोई पर्सन, ठीक है,
जैसे पुलिस ऑफिसर कई बार समन करते हैं कि आपका रिटर्न ऑर्डर करते हैं कि पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट हो जाए एक्सेट्रा, तो वहां पे 174 में हो सकता है आपको लाइबल हो, या कोर्ट आपको कोई समन करता है, ऑर्डर करता है, डिसओबे करता है, तो वहां पे 17 नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू द ऑर्डर फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट, तो वो जो जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन 21 में आते हैं वो ऑर्डर करेंगे 174 में, अगर उसको डिसओबे करेंगे 174 में ऑफेंस है। देन आपका 76 आपने पढ़ना है प्रीलिम्स पर्पज से, ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। ठीक है, जो आपका फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह है 1 यहाँ पे 177 फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, हेडिंग देख लेना और थोड़ा सा इसके इलस्ट्रेशन जरूर आपने पढ़ना है यहाँ पे। whoever being legally bound to furnish information on any subject to any public servant as such furnishes as true information on the subject which he knows or he has reason to believe to be false shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with। कई बार इसकी पनिशमेंट पूछ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल याद रखने। अगर फर्निश मतलब लीगली बाउंड है आप ट्रू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन आप पब्लिक सर्वेंट जैसे पुलिस ऑफिसर को आप रॉन्ग एफआईआर देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन करते हैं, वो कहाँ पे ऑफेंस होगा 177 में। या फिर इफ इंफॉर्मेशन विच इज लीगली बाउंड टू गिव रिस्पेक्ट टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस और इज रिक्वायर्ड टू पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब सेम मैंने जो आपको बाय कमीशन ऑफ ऑफेंस आपका एफआईआर एक्सेट्रा ऑफ एन ऑफेंडर विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन टर्म विच एक्सटेंड टू 2 ईयर, वहां पे पनिशमेंट थोड़ा एग्रोवेटेड और ज्यादा पनिशमेंट है अगर इस ऑफेंस से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। देन आपका 178 देख लेना, आपने पढ़ना होगा तो ठीक है। यहाँ पे 182 आपने रीड जरूर कर लेना। 182 फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर to the injury of another person. Whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant। तो ये आपका दो तरह से लाइबल हो सकता है। एक आपका पब्लिक टू डू और omit anything which such public servant ought not to do or omit if the true state of the fact respecting which such information is given were known by him to use the lawful power of such public servant to, मतलब आप ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहे हो ताकि वो पब्लिक सर्वेंट उसको अपनी पावर को यूज करे उसे अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन, जिससे किसी दूसरे पर्सन को इंजरी वगैरह कॉज हो, वो लाइबल होगा 188 में। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 186 है, वो एक जो 186 कलंदरा वगैरह बन के जाता है कोर्ट में। ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, मान लो पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब पुलिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको जैसे ट्रैफिक पुलिस सब अपना काम करे आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। वेवर वॉलेंटरली, वॉलेंटरली मैंने 39 में आपको बताया डेफिनेशन। ऑब्स्ट्रक्ट एनी पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन, कब? जब वो अपना पब्लिक फंक्शन कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। shall be punished with imprisonment either description of a term which may extend to 3 months with fine may extend to 500 rupees। ये देख लेना आपने 86। देन 88 देख लेना आपने करना होगा। देन नाउ द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है आपका फर्जरी। इसको बोलते हैं फर्ज, एक होता है फर्जरी, ये परजरी। इसको ये आपका गिविंग फॉल्स एविडेंस, मतलब फॉल्स एविडेंस है whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law द स्टेट ट्रूथ। जैसे आपका जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई वो लीगली बाउंड है और ओथ पे विटनेस जो होता है अगर वो फॉल्स एविडेंस देता है तो वो कहां पे लाइबल होगा 191 में। फॉल्स एविडेंस डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट मेक एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड विच ही आइदर नोज, मतलब उसको नॉलेज है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉल्स है, बिलीव टू बी फॉल्स, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, और उसको खुद को पता है ट्रू नहीं है, is said to give false evidence। वो क्या होगा? false। जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग में विटनेस कुछ एविडेंस देता है और वो false पाई जाती है तो वो लाइबल होगा अंडर सेक्शन 191 में। देन 192 बोलता है फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस। यहाँ की इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लेना आपका, मतलब अब फैब्रिकेट करते हो whoever cause any circumstances to exist or make any false entry in any book or record or electronic record or make any document or electronic record containing a false statement, चाहे बुक है चाहे रिकॉर्ड है जो आप रिकॉर्ड लिखते हो या कोई डायरी लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, चाहे मेक एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट आपने इस तरह से बनाया, या रिकॉर्ड कंटेनिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंडिंग दैट सच सर्कमस्टांसेस फॉल्स एंट्री और फॉल्स स्टेटमेंट मे अपीयर इन एविडेंस। देखो मेन आपकी इंटेंशन क्या होना कि जो फॉल्स एंट्री आपने किया, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया,
ये कल दिन एविडेंस में यूज होगा इन जुडिशियल प्रोसीडिंग और इन अ प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर द पब्लिक सर्वेंट एज सच और बिफोर एन आर्बिट्रेटर and that such circumstances false entry or false statement. So appearing in evidence may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence, to entertain any erroneous opinion touching any point material to result in such proceedings that to fabricate false evidence. मान लो सपोज ए ने कोई डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी की, उसने फॉल्स फैब्रिकेशन किया इस इंटेंशन के साथ कि अगर ये डॉक्यूमेंट पब्लिक सर्वेंट के पास चला जाता है और बी के ऊपर इसमें कार्रवाई होगी और कल दिन ये एविडेंस में ये डॉक्यूमेंट बी के अगेंस्ट एविडेंस में यूज हो सकता है, तो दैट इज द फैब्रिकेशन। उसे डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की ताकि वो डॉक्यूमेंट किसके लिए यूज है, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट वो एविडेंस यूज हो सके। ठीक है, तो पनिशमेंट ऑफ फैब्रिकेशन और 191 और 192 की पनिशमेंट आपको कहाँ दे रखी है, 193 में पनिशमेंट देख लेना आपने। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है 195A। यहाँ पे 195A आपका CRPC और 195A IPC, दोनों को ऐड टुगेदर करना। threatening any person to give false evidence, whoever threaten another with any injury to his person, reputation or property or the person or reputation of anyone in whom that person is interested with intent to cause that person to give false evidence shall be punished imprisonment as the description for a term which may extend to 7 years with fine or both। यहाँ पर 7 ईयर की पनिशमेंट एक्सेट्रा है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका 201 स्क्रीनिंग ऑफेंडर। 201 का स्क्रीनिंग ऑफेंडर मतलब मान लो ए ने कोई थेफ्ट किया और बी ने उसको अपने घर में कंसील किया, अपने घर में उसको छुपाया एक्सेट्रा करके, देन उसने उसको क्या किया, स्क्रीन किया। बी ने क्या किया, दैट इज स्क्रीनिंग ऑफेंडर। whoever knowing or have a reason to believe that an offense has been committed causes any evidence of the commission of that offense to disappear, मतलब एविडेंस आपने वॉश किया, एविडेंस भी मिटा दिया एक्सेट्रा, with the intention of screening the offender from legal punishment, with that intention give any information respecting the offense which he know or believe to be false। ठीक है, या झूठी इंफॉर्मेशन देता कि इधर से वो पर्सन मेरे पास नहीं है, मेरे घर में नहीं है, इस तरह से, या एविडेंस को क्लीन वगैरह करता है एक्सेट्रा, तो देन वो कहाँ पे होगा, 201 में। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका वो है आपका 211। 211 एक बार देख लेना, फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजरी, इसकी हेडिंग मैंने आपको बता दी। हार्बर ऑफेंडर 212 भी एक हेडिंग देख लेना, हार्बर ऑफेंडर कहाँ पे डिफाइन है आपका 212 में, और आपका सेक्शन 52A देख लेना इसके साथ। देन 213 ये बाकी तो रहने दो आप, प्रीलिम्स पर्पस से ना मेंस में आएंगे ना प्रीलिम्स में आएंगे। देन 217 भी छोड़ो, 218 220 19 सारे सेक्शन नहीं करने। देन यहाँ पे आपने करना है 230 पे आ जाएंगे हम सीधे अब। 228 जरूर कर लेना, ये मैं करवाता भी हूँ। 220 डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, यहाँ पे निपुण सक्सेना केस याद रख लेना, जिसमें ये बोला कि जो रेप विक्टिम एक्सेट्रा है उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना किया जाए। जब आपने रेप के एक्स वर्सेस ऐसा होता है केसेस, ठीक है, उनकी जगह एक्स वाई कर लेना। या इसमें जो इसमें दिया हुआ है, अगर आप वेरक देखोगे, whoever print or publish the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offense under section 376 etc. जो rape offenses है is alleged or found to have been committed hereinafter in this section referred to in the victim shall be punishment either description term which may extend to 2 year with fine। मतलब जो रेप विक्टिम वगैरह है उनका नाम आप प्रिंट नहीं कर सकते एक्सेट्रा, ना ही बुक्स में आपको प्रिंट कर सकते, जजमेंट में भी नहीं होना चाहिए, और एफआईआर में, इवन एफआईआर में भी अवॉइड करें डिस्क्लोज करना, तो वो आपका निपुण सक्सेना में बोला गया 228A। और ये आपका प्रीलिम्स में लास्ट जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि 228 में कौन सा केसेस है जिसमें आइडेंटिटी और डिस्क्लोज करने को प्रोहिबिट किया गया है, वो निपुण सक्सेना वाला केस है। देन नेक्स्ट इज आपका 229A भी एक बार पढ़ लेना। द नेक्स्ट है कॉइन। Coin defined, coin is metal used for the time being of money and stamped and issued by authority of some state or sovereign power or order to choose। Indian coin is a metal stamped, और जो आपका coin होता है
बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑर्डर से, बस इतना याद रखो कॉइन कहाँ पे डिफाइन है। बट ये इलस्ट्रेशन जो है, कौड़ी जो पहले कौड़ी होती थी, कौड़ी बोलते थे उसको, कौड़ी आर नॉट कॉइन, लम्प अनस्टैम्प्ड कॉपर दो मनी आर नॉट कॉइन, ये देख लेना। एक बार एग्जाम्पल, कौड़ी इज अ कॉइन और नॉट, जो लम्प्स ऑफ अनस्टैम्प्ड होते हैं नॉट कॉइन, मेडल आर नॉट कॉइन, जो मेडल मिलते हैं आपको that is not coin. The coin denominated the as a company rupees, Indian rupees, Indian coin, उसको क्या बोला गया, इंडियन कॉइन बोला गया। फरुखाबाद रुपीज विच वाज फॉर्मली यूज्ड मनी अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंडियन कॉइन ऑल्दो इट इज नो लॉन्गर सो यूज, अभी इसको यूज नहीं करते, पहले था। कॉन्ट्रोफिटिंग कॉइन कहाँ पे, डेफिनेशन ध्यान रखना। कॉन्ट्रोफिट मतलब आप उस कॉइन का सेम एक दूसरा डुप्लीकेट बनाते हो और रिजेंबल दैट कॉन्ट्रोफिट कॉइन। द कॉन्ट्रोफिट इंडियन कॉइन, ये आता है कि क्वेश्चन कहाँ पे, कौन से सेक्शन में, आपका 232 में यहाँ पे डिफाइन, ये जरूर सेक्शन देख लेना जो प्रीलिम्स पर्पस से इंपॉर्टेंट है। एंड देन यहाँ पे 237 एंड 238 देख लेना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ कॉन्ट्रोफिटिंग कॉइन एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ कॉन्ट्रोफिटेड इंडियन कॉइन। एक बार ये HPJS में MCQs आया था आपका 238। जनरली तो आपको देखो डायरेक्ट में थोड़ा सा पता तो होना ही चाहिए सेक्शनों के नीचे पे, जरूरी नहीं है कि ये मान लो जैसे 234 है ना आए, कल दिन ये आ जाए आप बोलते सर ने बोला नहीं है, तो आप थोड़ा सा नजर तो मार ही सकते हो डायरेक्ट में एक रीडिंग करके, लेकिन हाँ मेंस में नहीं आएगा, मेंस में बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो ग्रेंटेड है। देन नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो आप देख लेना। ये तो कॉइन से रिलेटेड है सारे। 255 कॉन्ट्रोफिटिंग गवर्नमेंट स्टैंप, ये देख लेना एक बार, 255 भी। एंड आफ्टर दैट आप सीधे चलो 263A भी देख लेना, प्रोविजन ऑफ फिक्शन स्टैंप पे, और 263 भी आपने एक बार रीड कर लेना, 263। एंड देन इसकी बस एक बार रीड कर लेना, और चैप्टर नंबर जरूर याद रखना कि जो आपका वेइंग जो मशीन मेजरमेंट होता है, जो वेइंग स्केल वगैरह होता है, fraudulent use of false instrument for weighing, whoever fraudulently use an instrument for weighing which he knows to be false shall be punished with imprisonment either description with term which may extend to 1 year with final both। तो एक बार बस 264 याद रख लेना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है इसको याद रखने की। चैप्टर नंबर 0 में देन नाउ द ये सेक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट जो आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं। 260 की पब्लिक न्यूसेंस है। देखो न्यूसेंस आपका सिविल भी हो सकता है और आपका क्रिमिनल भी हो सकता है। सिविल टॉर्ट में आ जाता है आपका, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एन एक्ट और गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन which cause any common injury, danger, annoyance to the public or to people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to a person who may have occasion to use a public right। तो बस इतना सा, मतलब एक फिंगर टिप्स पे आपको सेक्शन याद होने चाहिए यहाँ पे कि पब्लिक न्यूसेंस कहाँ पे। नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन, जैसे अब कोविड के टाइम आपको आया था 270 271 के चार्ज लग रहे थे ज्यादा 270, कि आप जो अगर कोई स्प्रेडफुल इन्फेक्शन है उसको, डिजीज को, डेंजरस टू लाइफ किसकी, उसको स्प्रेड करना नेग्लिजेंटली, तो वो कहाँ पे लाइबल होगा। मान लो किसी पर्सन के अंदर कोई कोविड हो गया तो वो उसका स्प्रेड करा आगे इन्फेक्शन, तो वो कहाँ 269। मेलिगेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन और डिजीज डेंजरस टू एक्ट, मतलब कुछ ऐसा एक्ट करना जिससे दूसरों को भी इन्फेक्शन हो जाए, तो वो कहाँ पे 270 में। या डिसओबे, ये हेडिंग है जरूर याद रख लेना, अगर अंदर का ना रहे तो ये सेक्शन की जरूर हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल, जो क्वारंटाइन रूल होते हैं, जैसे क्वारंटाइन रूल होते हैं, whoever knowingly disobey any rule made by the promulgated by the government, जो गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर किया कि क्वारंटाइन एक्सेट्रा रहना है, अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो देन, जैसे कोविड के टाइम था, तो देन वो लाइबल होगा 271 में। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडिंग टू सेल, मतलब फूड और ड्रिंक अडल्ट्रेट करते हो, आप कुछ मिक्स करते हो उसमें मिलाते हो, जैसे whoever adulterate any article food or drink so as to make such article noxious or food or drink intending to sell such article of food or drink, मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस वो मिक्स करते हो, ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट, जो फूड है चाहे ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के पिला दिया, ठीक है, इस तरह से समझ रहे हो, तो वो कहाँ पे 272 में लाइव होगा। सेल ऑफ नॉक्शियस फूड, सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक, अगर उनको सेल करता है वो 273 में लाइबल होगा। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, अगर ड्रग का अडल्ट्रेशन करता है 270। सेक्शन याद रख लेना जरूर, अगर अंदर का नहीं भी पढ़ना, मतलब एक बार तो रीड करना ही चाहिए आपको मेरे ख्याल से, बट आपको सेक्शन जरूर याद होने चाहिए।
सेल ऑफ अडल्ट्रेट ड्रग्स बिल्कुल इजी है, जब एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। एंड देन आपका नेक्स्ट इज 278 मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ। अगर आप कुछ ऐसा मान लो एटमॉस्फेयर जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें कुछ ऐसा नॉक्सियस सब्सटेंस जो सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर पर नॉक्सियस मतलब पॉइजनस हो सकता है, कुछ और भी नॉक्सियस सब्सटेंस हो सकता है जिससे नेबरर वगैरह आपको या पासिंग जो पब्लिक वे है पर लोगों को परेशानी हो रही है, तो इन दैट केस वो लाइबल होगा 278 में। देन नाउ द देन नाउ द रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ये तो आपको पता ही होगा सबको, रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन पब्लिक वे। ठीक है, हुएवर ड्राइव एनी व्हीकल और राइड और एनी व्हीकल वे इन मैनर सो रश एंड नेग्लिजेंट एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ or to be likely to cause hurt or injury to any other person shall be punished with imprisonment, either description but term which may be extend to 6 months or with fine which may extend to 1,000 rupees of reward। तो ये पब्लिक वे पे रश ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो वो लाइबल होगा, प्राइवेट वे पे नहीं बोल रहा है, पब्लिक वे के बोल रहा है जिससे लोगों की लाइफ को एंडेंजर हो सकता है, रिस्क हो सकता है। तो देन उसके लिए पनिशमेंट जरूर है, आपने देखना कि पनिशमेंट 6 मंथ है और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज, ये आपको आ सकता है। रैश नेविगेशन ऑफ वेसल, जो स्ट्रीमर वगैरह होते हैं, नाव वगैरह जो वेसल वगैरह होते हैं उनको रैश नेविगेशन मतलब रैशनेस उसको चलाना है, वो आपका कहाँ 280 में हो गया। देन नाउ द जो मेन इम्पोर्टेंट है आपका वो 284 285 एक बार देख लेना, अगर देखना 287 देख लेना, मशीन नेग्लिजेंट विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी। एंड देन yes 291 continuance of a nuisance after injunction of disobedience, whoever repeated or continuous public nuisance having been enjoyed by the public servant who has lawful authority to issue such injunction। मान लो कि पब्लिक न्यूसेंस करता है और उसके ऊपर इंजंक्शन भी हमने ले लिया कि भाई उसको रिस्ट्रेन कर दिया कोर्ट ने, फिर भी वो कंटिन्यू न्यूसेंस कर रहा है पब्लिक न्यूसेंस, तो वो फिर उसका जो ऑफेंस है वो कहाँ आ जाएगा 291 में। देन नाउ द ये भी इंपॉर्टेंट है आपका जो अगला जो हमारा सेगमेंट है 292 सेल एक्सेक्टर ऑफ सीन बुक एक्सेक्टर। इसमें एडीए में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 था वो इसी सेक्शन से आया था, ठीक है, मेंस में 291 से 292 से। फॉर द पर्पज ऑफ द सबसेक्शन 2 अ बुक पैम्पलेट पेपर राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग रिप्रेजेंटेशन फिगर और एनी अदर ऑब्जेक्ट शैल बी deemed to be deemed to be obscene if it is to be like lascivious or appeal to the uh, prudent interest of if the fact or of where it comprise two or more distinct item, the effect of any one of the item if it take as whole such as to tend to deprave and corrupt person who are likely having regard to all relevant circumstances to read, see or hear the matter concerning of it। ये बोलता है कि अगर आप उन जैसे कोई ऑब्सीन एक्ट है, ठीक है, न्यूड फोटोज एक्सेट्रा कुछ इस तरह से आप कोई सेल करते हैं या हायर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, ठीक है, या इनको सर्कुलेशन करते हैं, पर्पज ऑफ सेल हायर डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर, या ड्राइंग पेंटिंग रिप्रेजेंट करते हैं फिगर एक्सेट्रा, या इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं कन्वे करते हैं, या टेक पार्ट इन रिसीव प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, आप बिजनेस के लिए उससे पैसे आप ले रहे हो उस चीज के, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, ऑफर अटेम्प्ट, चाहे वो ऑफर आप करो चाहे अटेम्प्ट करो, शैल बी पनिश्ड, वो पनिशमेंट होगा, फर्स्ट पनिशमेंट कितनी है वो आप देख ले 2 years के है, सेकंड पनिशमेंट आपका सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ द विच में एक्सटेंड टू 5 years। ठीक है, तो 293 सेल ऑफ सीन ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन, या फिर जो यंग पर्सन होते हैं जो एज यहाँ पे दी होगी, ऊपर द जनरल रूल था 292 whoever sell let to hire distributes exhibit or circulate to any person under the age of 21, तो एज यहाँ पे याद रखना, जो अंडर द एज ऑफ 21 पर्सन होगा उसको अगर ये सब सेल वगैरह करते हैं कोई पर्सन, कौन सा जो 292 में ऑब्सीन एक्ट से रिलेटेड है, तो वो लाइबल कहाँ होगा फिर 293, और जो अबव 21 ईयर्स है वो आपका 292 में ही होगा, और जो लेस देन 21 ईयर्स वालों पर्सन को सेल आउट वगैरह करते हैं 293 में। ऑब्सीन एक्ट क्या बोलता है, ऑब्सीन एक्ट की डेफिनेशन हुएवर अनॉयंस ऑफ अदर, उस एक्ट से क्या होना चाहिए
एनी पब्लिक प्लेस में अनॉइंस, पहले तो पब्लिक प्लेस में कर रहे हो आप ये चीजें। साइन, रिसाइट और अटर एनी ऑब्सीन सॉन्ग, बैलेट और वर्ड इन नियर एंड पब्लिक प्लेस, जिससे किसी पर्सन को डिस्टर्ब, पब्लिक जो डिस्टर्ब, अनॉइंस होना चाहिए। मान लो ए और बी, दे आर किसिंग इन द कार, गर्ल और बॉय है, ठीक है, और वो नियर द पुलिस स्टेशन वो कार खड़ी है आपकी पब्लिक प्लेस पे। तो जब अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही आई, पहले ये था कि जो कार होती है प्राइवेट, वो प्राइवेट प्लेस होता है, कार के अंदर जो प्राइवेट प्लेस होता है, लेकिन अभी जजमेंट आया कि कार इज ऑल्सो पब्लिक प्लेस, कार को भी हम पब्लिक प्लेस ही मानेंगे। तो इन दैट केस अगर उनके जो एक्ट करे वो ऑब्सीन एक्ट करे, उससे अनॉयंस होता पब्लिक को, देन दे आर लाइबल अंडर सेक्शन 293। ठीक है। देन कीपिंग लॉटरी ऑफिस 294A हेडिंग याद रख लेना। देन नेक्स्ट इज, ये आपका रिलीजियस एक्सेक्टर से आपका चैप्टर है। 295 इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट और रिलीजियस ऑफ एनी क्लास, मतलब कोई रिलीजियस क्लास है, आप उसका इंसल्ट वगैरह कर रहे हो उस प्लेस पे, वर्शिप प्लेस पे जाके, तो वो 295 में आपका ऑफेंस होगा। या फिर डिस्टर्ब रिलीजियस असेंबली, मान लो कोई रिलीजियस पर्पज के लिए, मान लो मंदिर में सारे इकट्ठे होकर उसको डिस्टर्ब कर रहा है कोई पर्सन, तो देन 296 में वो लाइबल होगा। या ट्रेसपास ऑफ बुरियल, जो प्लेसेस होते हैं हमारे सेमिट्री वगैरह होती है जहाँ पे डेड बॉडी भी गया या शमशान घाट है, उनको ट्रेसपासिंग वगैरह करते हुए विद इंटेंशन ऑफ warning the feeling of the any person or insulting the religion of any person with knowledge that feeling of any person are likely to be wounded, or that the religious or any person likely to insult thereby committed trespass, तो ना ट्रेसपास करते हैं उसको पनिशमेंट होगी इसमें। ठीक है। या कोई अटर वर्ड विद डेलिबरेट इंटेंट टू वुंड रिलीजियस, कोई ऐसा बोल के करते हो किसी को इस तरह से जहाँ पे रिलीजियस फीलिंग हर्ट होती है, 298 में लाइबल होंगे। तो टुमारो हम डिस्कस करेंगे आपका 293 इंपॉर्टेंट है, कल का जो सेगमेंट है। ये आप बेरेक्ट बेरेक्ट तो मैंने रीड कर लिया आपके लिए, बट जो पीडीएफ नोट्स है वो एक बार आपने जरूर ऐड अपने एक बार देख लेना, पीडीएफ जो नोट्स बने हुए हैं इसमें, इसमें भी बेरेक्ट है, आपका इलस्ट्रेशन है, और इतने सारे सेक्शन तो नहीं होंगे जो मैंने बेरेक्ट में किए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ही सेक्शन मैंने डिफाइन कर रखे, इंपॉर्टेंट ही सेक्शन यहाँ पे है जो हाईलाइट कर रखे हैं आपके बेरेक्ट के अंदर। और उसमें केस लॉ जरूर देख लेना, मतलब केस लॉ भी कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि आपका प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है। देन नाउ दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 17 से लेकर 298। टुमारो आपका सेम जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग से हम क्लास लेंगे। ठीक है। देन आपका जो ड्यूटी है वो क्या करना है, आपने एमसीक्यूज आज के टेस्ट पेपर आईपीसी में जाके, ठीक है, एमसीक्यूज कर लेना। आज वाले टॉपिक है सेक्शन 107 टू 298, मतलब इतना सा काम करो। और वेट रीडिंग, जो मैंने सारे सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट जो मैंने आपको हाईलाइट किया उनको एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। और हेडिंग, बिकॉज हेडिंग जो छोटी छोटी डेट, कहीं किसी की पे डेट दी है, किसी में अमेंडमेंट हुआ है, ये चीजें याद रखो, आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं जाता, फिर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अभी तो आप वन टाइम करोगे, पता नहीं है 2-4 बार और भी करना पड़ेगा प्रीलिम्स से पहले। ठीक है। तो एक बार इसको कर लो, देन ओके, नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो।